अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक टाइमली पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, रोमांटिक एज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम रोमांटिसिज्म के बारे में, रोमांटिक एज के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन ऑफ रोमांटिक एज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि जिन्होंने इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को इफ़ेक्ट किया था, इन्फ्लुएंस किया था। उसके अलावा फ्रेंड्स, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज, थीम्स ऑफ रोमांटिक एज, लिटरेरी फॉर्म्स जो कि यूज़ हुई थी रोमांटिक एज में। उसके अलावा फ्रेंड्स, मेजर राइटर्स एंड देयर मेजर वर्क्स हम डिस्कस करेंगे। टू जनरेशन ऑफ पोइट्री, टू जनरेशन ऑफ पोइट्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, 3 स्कूल ऑफ पोइट्स जो हैं उनको हम रोमांटिक एज के जो हैं उनको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका रोमांटिक एज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रोमांटिसिज्म जो है ये एक लिटरेरी मूवमेंट है जिसका स्पैन रहा था 1798 से 1832 तक। 1785 में ही रोमांटिसिज्म जो है वो स्टार्ट हो चुका था। लेकिन फ्रेंड्स, क्या है कि रोमांटिसिज्म जो है विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज की जो लिरिकल बैलेड है उसकी पब्लिकेशन के साथ ही बाकायदा स्टार्ट हुआ था। और मोस्टली यही माना जाता है कि जो है 1798 में जो है रोमांटिसिज्म वो स्टार्ट हुआ है। फ्रेंड्स, रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म एक रिवोल्ट है अगेंस्ट न्यू क्लासिकल ट्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में न्यू क्लासिकल जो पीरियड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो न्यू क्लासिकल पीरियड्स में हम लोगों ने देखा कि कुछ रूल्स होते थे, कुछ रेगुलेशंस होती थी जिनको फॉलो करना पड़ता था। जैसा कि अगर हम जो राइटर्स हैं वो पोइट्री लिखते हैं तो उनको पोइट्री में हीरो कपलेट को यूज़ करना है, डायरेक्टिक राइटिंग को ही यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, क्या था, रोमांटिसिज्म में उन तमाम रूल्स को तोड़ा गया, उन तमाम रूल्स से फ्रीडम मिली राइटर्स को, पोइट्स को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो एक टाइम पीरियड है रोमांटिसिज्म, ये एक रिवोल्ट है न्यू क्लासिकल ट्रेंड्स के अगेंस्ट। उसके अलावा फ्रेंड्स, रोमांटिसिज्म जो है ये एक रिवाइवल है एलिजाबेथन राइटिंग का। एलिजाबेथन और जैकोबियन राइटिंग के अगेंस्ट ये एक ये एक रिवाइवल है उस टाइम पीरियड की राइटिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, एलिजाबेथन पीरियड में, एलिजाबेथन टाइम में क्या होता था कि जो पोइट थे, जो राइटर थे, वो इमेजिनेशन को यूज़ करते थे। काफ़ी ज़्यादा राइटिंग में इमेजिनेशन यूज़ होती थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वही इमेजिनेशन जो है वो अब यूज़ की जा रही थी। उन्हीं इमेजिनेशन का, उन्हीं उस टाइप की राइटिंग का जो है रिवाइवल होता है रोमांटिसिज्म में। उसके अलावा फ्रेंड्स, रोमांटिक जो एज है ये बिगिन होती है 1798 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज ने अपना वर्क पब्लिश किया जिसका नाम था लिरिकल बैलेड। ठीक है, ये वर्क इन्होंने 1798 में पब्लिश किया था। और फ्रेंड्स, इसकी पब्लिकेशन के साथ ही कहा जाता है कि जो रोमांटिसिज्म है, रोमांटिक एज है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वो बिगिन होती है, स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो था कुछ इंट्रोडक्शन रोमांटिसिज्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं रोमांटिक एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में फर्स्ट जो इवेंट है वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, अमेरिकन रेवोल्यूशन का टाइम्स में रहा 1775 से लेके 1783 तक। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड के यानी कि रोमांटिक एज के लिटरेचर को, रोमांटिक एज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। और इस टाइम पीरियड में फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो ब्रिटेन थे उन्होंने अपनी कॉलोनियल पावर जो है वो उसको खो दिया था, अपनी कॉलोनीज़ को खो दिया था। तो फ्रेंड्स, इसी की वजह से इस टाइम पीरियड में थॉमस पेन जो हैं उन्होंने एक वर्क लिखा था जिस वर्क का नाम था कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस उन्होंने लिखा था 1776 में। कॉमन सेंस आपको नाम याद रखना है। कॉमन सेंस वर्क लिखा था जिसको उन्होंने पब्लिश किया था, ये लिखा था 1776 में। इस वर्क के अंदर उन्होंने आर्ग्यू किया था कि अमेरिकन्स को चाहिए कि वो खुद को ब्रिटेन से आज़ाद करवाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी वजह से ये जो इवेंट है अमेरिकन रेवोल्यूशन, इस इवेंट ने इस टाइम पीरियड को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। नेक्स्ट जो इवेंट आता है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 से 99 तक रही, यानी कि 1789 से लेके 1799 तक रही थी। इस टाइम पीरियड में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो क्यों आया था, इसका जो मेन पर्पस था, जो मेन रीज़न था वो ये था कि वहाँ पे जो मोनार्क था, जो मोनार्की थी, लोग उससे खुश नहीं थे।
ठीक है। लोग जो है वो किंग लॉइस 16 से खुश नहीं थे, उनके वर्क से खुश नहीं थे। तो फ्रेंड्स किंग लॉइस कौन है? किंग लॉइस जो उस टाइम पीरियड में फ्रांस के किंग थे। तो फ्रेंड्स लोग उनके वर्क से खुश नहीं थे, तो उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा मींस स्टेप लिए थे, काफ़ी ज़्यादा स्टेट सिस्टम वहाँ पे आया, उसके अलावा टैक्स बर्डन, राइज ऑफ बोर्जेस आया। तो फ्रेंड्स ये कुछ वजूहत थी जिनकी वजह से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंड्स फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या है कि जो मेन गोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो ये था कि लिबर्टी आए, इक्वालिटी आती, फर्टर्निटी आती लोगों में, ठीक है। फ्रेंड्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो इस वजह से आया था कि वहाँ पे जो कॉमनर्स हैं उनको फ्री किया जाए, उनको इक्वालिटी दी जाए, उनको ब्रदरहुड दिया जाए। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में जो स्टेट सिस्टम था वो भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। स्टेट सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने, ठीक है। विलियम ऑफ नॉर्मंडी जो हैं उन्होंने स्टेट सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। फ्रेंड्स फ्रांस में सोशल इनइक्वालिटी हो रही थी। इसी सिस्टम में ये होता है कि इनइक्वालिटी मीन्स स्टेट सिस्टम में क्या होता है कि स्टेट सिस्टम में ये होता है कि जो पेजेंट्स थे, जो लोअर क्लास लोग थे, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और जो मज़े ले रहे थे वो थे किंग और क्वींस। तो फ्रेंड्स इसी वजह से इनइक्वालिटी आ रही थी, क्योंकि लोगों को महसूस हो रहा था कि वो ज़्यादा काम करते हैं और जो किंग और क्वीन हैं या जो अपर क्लास है वो बस मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं, हमें काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यही वजह थी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। एक और रीज़न क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का? वो था टैक्स बर्डन, ठीक है। टैक्स बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा था फ्रेंड्स। कॉमनर जो थे, कॉमन लोग जो थे, उन पे टैक्स का बहुत ज़्यादा बर्डन था, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट जो रीज़न था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो था राइज ऑफ अपर क्लास सोसाइटी। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में अपर क्लास सोसाइटी जो थी वो राइज कर रही थी, ठीक है। और फ्रेंड्स उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। मींस जैसा कि हमने पहले बात की कि कॉमनर्स को जो है वो फ्री नहीं किया जाता था, लिबर्टी नहीं थी, उसके अलावा इक्वलिटी नहीं थी। जो अपर क्लास सोसाइटी थी वो राइज कर रही थी। तो यही कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। उसके अलावा फ्रेंड्स फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे उनकी वजह से भी फ्रेंच रेवोल्यूशन किया गया। फ्रेंच जो रेवोल्यूशन है इसने यूरोप में नए नए आइडियाज़ लाए, नई नई जो चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया, स्लेवरी को ख़त्म करवाया, गुलामी को ख़त्म करवाया और आज़ादी लेकर आया कॉमनर्स के लिए। उसके अलावा फ्रेंड्स फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि जो कॉमनर्स थे, जो आम आदमी था, उसको इक्वलिटी मिली, उसको फ्रीडम मिली, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही आए थे। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इवेंट था जो कि रोमांटिक एज से पहले हुआ वो था नेपोलियनिक वार, ठीक है। नेपोलियनिक वार फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स नेपोलियनिक वार जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो पावर में आए, ठीक है। और उसके अलावा फ्रेंड्स फ्रांस में 1804 में जो नेपोलियन हैं वो पावर में आए थे, ठीक है। उन्होंने 1804 में ये डिक्लेयर किया था कि वो एम्पायर हैं फ्रांस के। उसके अलावा फ्रेंड्स क्या हुआ कि उनको जो है नेपोलियन जो हैं उनको डिफ़ीट किया गया था एक जंग के अंदर जिसको हम कहते हैं वाटरलू, ठीक है। वाटरलू कब हुआ? वाटरलू जो है बेल्जियम में 1815 के अंदर हुआ था, ठीक है। और फ्रेंड्स उसके अंदर जो है इनको यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट हैं उनको डिफ़ीट किया गया था। और फ्रेंड्स डिफ़ीट किसने किया था? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने, ठीक है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो हैं उन्होंने इसको डिफ़ीट किया था नेपोलियन बोनापार्ट को। फ्रेंड्स वाटरलू जो है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को इस जंग के बारे में, इस वार के बारे में एक मुकम्मल डिटेल जो है वो फ्राहम करूँगी। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं पीटरलू मैसेकर की। फ्रेंड्स पीटरलू मैसेकर जो है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है इस टाइम पीरियड का, यानी कि रोमांटिक एज से पहले जो हुआ था। फ्रेंड्स इस पीटरलू मैसेकर में क्या हुआ? पीटरलू और जो वाटरलू हैं ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोगों को ये अलग अलग से याद करने हैं, दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने हैं। वाटरलू एक अलग चीज़ है और पीटरलू जो है ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। फ्रेंड्स पीटरलू में क्या हुआ कि पीटरलू में जो फ्रेंड्स लोग थे जो 1689 में 16 अगस्त 1819 में क्या हुआ कि 60,000 जो मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन फ्रेंड्स ये एसटी पीटर में गए और वहाँ पे इन्होंने पीसफुल रिफॉर्म के लिए जो है वो मींस बात की। तो फ्रेंड्स ये जो क्राउड था इस क्राउड को डिस्पर्स किया गया जिसमें 10 लोग जो थे वो मारे गए। उसके अलावा फ्रेंड्स इस इवेंट को जो है लेमेंट किया है पीबी शैली ने
किस वर्क में? अपनी पोइम इंग्लैंड इन 1819 में। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लैंड 1819 में, ये पोइम का नाम है इंग्लैंड इन 1819। ठीक है, आप लोगों को ये नाम याद रखना है। फ्रेंड्स, जो पीबी शेले हैं उन्होंने पीटरलू मैसेकर के बारे में, पीटरलू मैसेकर जो एक इवेंट है, इसको लिमिट किया है अपनी पोइम इंग्लैंड इन 1819 में। तो फ्रेंड्स, ये जो जंग थी, ये जो एक इवेंट था जिसमें क्राउड को डिस्पर्स किया गया था और जिसमें जो हैं 10 लोग मारे गए थे और बाकी जो लोग हैं उनको इंजर किया गया था, ज़ख्मी किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रोमांटिक एज का। तो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ ही हम उन मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया था। फर्स्ट हमारे पास जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो है फ्रीडम एंड इक्वालिटी। फ्रेंड्स, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, जैसा कि हमने पहले बात की कि इस टाइम पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, ये तमाम रेवोल्यूशंस क्यों हुए थे? क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी, कॉमनर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, जो कॉमन लोग थे, जो लोअर क्लास लोग थे, उनको लिबर्टी नहीं हासिल थी। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है वहाँ पर इंडिविजुअल को फ्रीडम दी गई, इक्वालिटी दी गई। ठीक है, वहाँ पे जो आम आदमी था उसके बारे में बात की जाने लगी, आम आदमी को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। ठीक है, जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं इस टाइम पीरियड के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, पोइट हैं, जिन्होंने एक आम आदमी के बारे में लिखा, आम आदमी के लिए लिखा। उन्होंने इवन ये भी कहा कि इस तरह की लैंग्वेज को लिखा जाए जो कि हर कोई इजीली इंजॉय कर सके, उसको समझ सके, उसको पढ़ सके। उसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फैक्ट था जिसने इन्फ्लुएंस किया था इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ जो है वो बनने लग गई, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ के तौर पे वर्क करने लग गई। ठीक है, और उसके अलावा फ्रेंड्स क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहाँ पे स्लम्स बनने लग गए। ठीक है, चाइल्ड लेबर और लेबर प्रॉब्लम जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे क्रिएट होने लग गए। उसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है मशीनरी। फ्रेंड्स, मशीनरी को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, मशीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, और मशीन्स के यूज़ की वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो वुमेन थी वो जॉबलेस हो गई। और फ्रेंड्स, उन मोस्ट वुमेन्स में से कुछ जो औरतें थी वो लिखने लग गई। ठीक है, नॉवेल्स, ड्रामास को लिखने लग गई। ठीक है, जैसा कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स फीमेल राइटर्स हैं, मैरी शेली हो गई, जेन ऑस्टन, मारिया एचवर्थ वगैरह। तो उसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एक फैक्ट है वो है यूज़ ऑफ स्टीम इंजन्स। फ्रेंड्स, यूज़ किया जाने लगा स्टीम इंजन्स का। ठीक है, स्टीम इंजन्स का जो यूज़ है ये शिप्स में, ट्रेन्स में इसको यूज़ किया जाने लगा, ये इस्तेमाल में लाया जाने लग गया। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स, पेनी पोस्ट सिस्टम जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया था। फ्रेंड्स, पेनी पोस्ट सिस्टम क्या होता है? पेनी पोस्ट सिस्टम कैरिंग अ लेटर फॉर अ पेनी। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम था ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था लोगों के लिए। लोगों मींस ये 1840 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये लोगों के लिए जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक स्टेप था, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। जिसका मतलब है कि पोस्ट सिस्टम एक ऐसा पोस्ट सिस्टम था जिसमें एक लेटर को एक पेनी के थ्रू मींस सेल किया जा सकता था या उसको बेचा जा सकता था। ठीक है, पोस्ट सिस्टम कैरिंग अ लेटर फॉर अ पेनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म। फ्रेंड्स, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है सेलिब्रेशन ऑफ आइसोलेशन एंड मेलनकली। फ्रेंड्स, आइसोलेशन और मेलनकली एक की करैक्टरिस्टिक है रोमांटिक एज की। अगर हम रोमांटिक एज के जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं, उनके वर्क्स को देखें तो उन्होंने सैडनेस को, साइकोलॉजी और उसके अलावा इंट्रोस्पेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। इन चीज़ों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट किया है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड स्पिरिचुअलिटी। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता था। ठीक है, सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी को जोर दिया जाता था। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एडगर एलन पो जो हैं उनका जो वर्क है द रामन, उसमें हमें देखने को मिलती है उन्होंने जो है इंडिविजुअल और स्पिरिचुअलिटी को किस तरह इलेबोरेट किया है। उसके अलावा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर हम देख सकते हैं कि जो इस टाइम पीरियड के जो रोमांटिक पोइट हैं वो नेचर को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। ठीक है, वो नेचर को जो है एक उस्ताद मानते थे, एक टीचर मानते थे। वो कहते थे कि जो नेचर है ये एक सोर्स है ब्यूटी का। ठीक है, जॉन कीट्स को हम देख लेते हैं, उनकी जो एक वर्क है हमारे पास ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम जो है ये ग्रेट एग्जाम्पल है सेलिब्रेशन ऑफ नेचर की। ठीक है, उन्होंने इसमें नेचर को काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट किया है, नेचर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड के जो राइटर थे, पोइट थे, वो नेचर को ही ज़्यादा इस्तेमाल
करते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि कीट्स जो हैं, जॉन कीट्स, उनको लव ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा वर्ड्सवर्थ जो हैं उनको लव ऑफ पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है, ठीक है। और जो जॉन कीट्स हैं उनको पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। कॉलेज को पोइट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म या लवर ऑफ सुपर नेचुरलिज्म कहा जाता है। शैली जो हैं वो एज अ रेवोल्यूशनरी पोइट जो हैं वो फेमस हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे हमें पता चलता है कि इस टाइम पीरियड के जो राइटर हैं, पोइट हैं, वो नेचर को टीचर मानते हैं, नेचर को ही अपनी राइटिंग में वो यूज़ करते हैं, नेचर को ही वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंटरेस्ट इन द कॉमन मैन। फ्रेंड्स, कॉमन मैन को इम्पोर्टेंस दी जाती है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अगर हम देखें कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो अपनी पोइट्री को भी इसी तरह लिखते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वो अपनी पोइट्री में ऐसी एलिगेंट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ऐसी कॉमन चीज़ों को यूज़ करते हैं कि आम आदमी जो है, कॉमन मैन जो है, वो उसको अच्छे से पढ़ सके, समझ सके और उसको इंजॉय कर सके। उसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आइडियलाइजेशन ऑफ विमेन। फ्रेंड्स, विमेन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइम पीरियड की, इस टाइम पीरियड की राइटिंग की, ठीक है। और फ्रेंड, अगर हम देखें तो जो पोइट थे वो वुमेन को एक ब्यूटीफुल क्रिएचर दिखाते थे अपनी राइटिंग में, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इस टाइम में जो औरत को एक फ्रीडम भी दी गई, उसको मीन्स जो कि फीमेल राइटर्स, आप देखते हैं कि हमारे पास लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा फीमेल राइटर्स हैं जो कि इस टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं, जैसा कि जेन ऑस्टन हो गई, मारिया एजवर्थ, मैरी शेली वगैरह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो राइटर्स हैं इस टाइम पीरियड की, जो कि फीमेल राइटर्स हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसी से हमें पता चलता है कि वुमेन्स को आइडियलाइज क्यों किया जाता था, वुमेन्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और ब्यूटीफुल क्रिएचर जो है वो क्यों कहा जाता था। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पर्सोनिफिकेशन एंड पैथेटिक फैल्सी। फ्रेंड्स, पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैल्सी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिनको इस टाइम पीरियड के राइटर अपनी राइटिंग में यूज़ करते थे और ग्रेटली यूज़ करते थे। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो मैरी शेली ने एक वर्क लिखा जिसका नाम था फ्रैंकस्टाइन, ठीक है। फ्रैंकस्टाइन में उन्होंने जो है इस जो पैथेटिक फैल्सी है और जो पर्सोनिफिकेशन है उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फ्रेंड्स, पर्सोनिफिकेशन बेसिकली है क्या? फ्रेंड्स, पर्सोनिफिकेशन जो है एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट को इमेजिनरी लाइफ दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा पैथेटिक फैल्सी आती है। पैथेटिक फैल्सी को जॉन रस्किन ने अपनी बुक मॉडर्न पेंटर्स जो है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और पैथेटिक फैल्सी की जो डेफिनेशन है वो है पैथेटिक फैल्सी इज़ एन आर्टिस्टिक वर्क ऑफ ह्यूमन इमोशंस ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड इम्पर्सनल नेचर फोर्सेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सुपर नेचुरलिज्म। फ्रेंड्स, सुपर नेचुरलिज्म जो है ये एक हाईली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइम पीरियड की, ठीक है। जो राइटर थे वो सुपर नेचुरलिज्म को यूज़ करते थे, मिथ और मिस्टिसिज्म को यूज़ करते थे, ठीक है। एस.टी. कॉलेज जो हैं फ्रेंड्स, उनको पोइट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म भी कहा जाता है और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइम पीरियड की। नेक्स्ट जो है वो है सब्जेक्टिविटी। फ्रेंड्स, सब्जेक्टिविटी जो है इसको मोस्ट इम्पोर्टेंटली राइटर्स ने यूज़ किया है। पहले क्या होता था न्यू क्लासिकल राइटिंग में फ्रेंड्स, हम देखते थे ऑब्जेक्टिविटी को दिखाया जाता था। सब्जेक्टिव पोइट्री ने रिप्लेस कर दिया ऑब्जेक्टिव पोइट्री ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जो सब्जेक्टिविटी है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइम पीरियड की। नेक्स्ट जो है वो है स्पॉन्टेनिटी। फ्रेंड्स, स्पॉन्टेनिटी जो है ये एक अदर इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइम पीरियड की। फ्रेंड्स, रोमांटिक एज में, रोमांटिक पोइट्री में स्पॉन्टेनिटी को प्रेफर किया जाता था, ठीक है। अगर हम देखें तो फ्री एक्सपेरिमेंट्स जो थे उनको जो है वो फ्री एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो किया जाता था। मीन्स कोई रूल्स नहीं होते थे, कोई रेगुलेशंस नहीं होती थी जिनको फॉलो करना पड़ता हो। जैसा कि न्यू क्लासिकल पीरियड में होता था कि जो राइटर थे, जो भी पोइट्री लिखता था वो बाउंडेड होते थे, मीन्स वो रूल्स में बाउंडेड होते थे। उनको अगर कोई फॉर्म यूज़ करनी है तो वो हीरोइक कपलेट यूज़ करनी है, राइटिंग जो लिखनी है वो डायडेक्टिक ही लिखनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में स्पॉन्टेनिटी आई, जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ठीक है। फ्रेंड्स, ये इनकी जो एक कोट है ये आप लोगों को याद रखनी है। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो इस टाइम पीरियड में जो सोलिटरी लाइफ थी उसके बारे में बात हुई, ठीक है। और इसके अलावा स्पॉन्टेनिटी को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, इम्पोर्टेंस दी गई थी बल्कि पूरी जो है रोमांटिक एज में।
तो फ्रेंड्स अगर हम थीम्स ऑफ रोमांटिक एज को देखें तो इस टाइम पीरियड में लव, नेचर और हिस्ट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, पोइट जो थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन थीम्स के अराउंड अपनी राइटिंग्स को लिखते थे। उनकी जो राइटिंग होती थी उनका या तो थीम वो हिस्टोरिकल होता था, जैसा कि वाल्टर स्कॉट हैं जो कि हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट हैं, हिस्टोरिकल राइटर हैं। ठीक है, उसके अलावा लव, नेचर, ये चीज़ें जो थी, ये थीम जो थे वो पोइट जो थे वो अपनी राइटिंग में यूज़ करते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ रोमांटिक एज। फ्रेंड्स रोमांटिक एज में जो लिटरेरी फॉर्म्स होती थी वो कौन सी थी? ब्लैंक वर्स, लिरिक, बैलेड, सोनेट एंड हिस्टोरिकल नॉवल। फ्रेंड्स ब्लैंक वर्स क्या है? फ्रेंड्स ब्लैंक वर्स में क्या होता है कि हमारे पास जो पोइट्री होती है उसमें रेगुलर मीटर तो होता है लेकिन उसमें कोई राइम स्कीम जो है वो नहीं होती। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लैंक वर्स। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो विलियम वर्डवर्थ का जो वर्क है प्रील्यूड वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लिरिक। फ्रेंड्स लिरिक भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है पोइट्री की, जिसमें पोइट्स जो थे वो पोइट्री को लिखते थे। लिरिकल पोइट्री जो है वो इस टाइम पीरियड में डोमिनेट थी। और फ्रेंड्स जॉन कीट्स और विलियम वर्डवर्थ जो हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा लिरिकल पोइट्री जो है वो लिखी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बैलेड। फ्रेंड्स बैलेड क्या होती है? बैलेड एक सिंपल नैरेटिव पोइम है। ठीक है, जिसमें वर्स फॉर्म में लिखी जाती है, सॉन्ग्स में यूज़ होती है बेसिकली। उसके अलावा फ्रेंड्स इसको ग्रेटली यूज़ किया है राइटर्स ने, इस टाइम पीरियड के जो राइटर्स हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग में यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास है सोनेट। फ्रेंड्स सोनेट क्या है? सोनेट 14 लाइन पर बेस्ड एक पोइम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम सोनेट की एग्जांपल देखें तो विलियम वर्डवर्थ ने भी सोनेट्स को इंग्लिश लिटरेचर में लिखा। नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स। फ्रेंड्स हिस्टोरिकल नॉवल जो है ये क्या होता था? हिस्टोरिकल नॉवेल्स को लिखा जाता था इस टाइम पीरियड में, हिस्टोरिकल नॉवल डेवलप हुए थे और वाल्टर स्कॉट जो हैं वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स को लिखते थे। उसके अलावा फ्रेंड्स गोथिक नावल जो हैं वो भी इसी टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, वो भी इसी टाइम पीरियड की प्रोडक्शन है। तो फ्रेंड्स हिस्टोरिकल नावल एंड गोथिक नावल जो हैं ये इस टाइम पीरियड में लिखे जाते थे। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हिस्टोरिकल नावल या गोथिक नावल के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर पहले वीडियोस बना रखी हैं। मैं उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स, लिरिक, बैलेड, सोनेट, इन तमाम टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियोस देखने हैं तो मैं इनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर राइटर्स एंड देयर मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा 2 जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज, उसके अलावा 3 स्कूल ऑफ पोइट्स जो हैं वो उनको हम अलग से वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ताकि आप लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मिक्सअप ना हो, इसके लिए मैं नेक्स्ट जो है इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट जो है वो आप लोगों के सामने लेके आऊँगी ताकि आप लोग ईजीली क्लियरली चीज़ों को पिक कर सकें। तो फ्रेंड्स अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।